नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं श्री मनोज वर्मा जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी वेटरन पत्रकार हैं। देश के कई प्रमुख समाचार पत्रों पत्रिकाओं में लगातार नियमित उनका लेखन चलता है। राजनीतिक विश्लेषक हैं और देश के सभी जो प्रमुख कई समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें वरिष्ठ संपादकीय पदों पर काम कर चुके हैं। मनोज जी, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला बातचीत के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का जो विषय है, आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों पर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है। 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। और मैं थोड़ा सा दर्शकों के लिए एक ब्रीफ बैकग्राउंडर दे देता हूँ, ताकि फिर हम आगे जो मौजूदा हालात हैं, चुनावों में क्या स्थिति चल रही है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसके ऊपर थोड़ा विश्लेषण करेंगे। कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र में। और दो गठबंधन आमने सामने हैं जिनकी सीधी लड़ाई है। एक है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, जो कि जिसमें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार की जो है, और कांग्रेस। और दूसरी तरफ महायुति, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, जो मुख्य शिवसेना एक तरीके से मानी जाती है, क्योंकि जो ओरिजिनल शिवसेना का इलेक्शन सिंबल था वो, और जो नाम भी है वो, इन्हीं एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके पास है। तो भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन एनसीपी का जो अजीत पवार फैक्शन है वो, और क्या कहते हैं, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना। तो ये तीनों जो है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट वाली, और एनसीपी अजीत पवार, तो ये महायुति है। ये मौजूदा समय में सत्ता में है। 2019 में पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे। उस समय शिवसेना में कोई टूट नहीं थी, शिवसेना एक थी। और शिवसेना भाजपा मिलकर चुनाव लड़े थे। उन्होंने, इस गठबंधन ने बहुमत हासिल किया, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद हुआ। तो उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और उन्होंने शपथ ली अ, जून 2019 में। नहीं, शायद 2019 में नहीं, माफ कीजिए, अक्टूबर में चुनाव हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने शपथ ली, और एनसीपी और कांग्रेस और कुछ इंडिपेंडेंट और कुछ छोटी पार्टियों ने समर्थन किया, और इस प्रकार से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी अस्तित्व में आया। उसके बाद जून 2022 में शिवसेना के अंदर एक टूट हुई। एकनाथ शिंदे काफी सारे विधायकों को लेकर अलग हो गए। और 30 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही रिजाइन कर दिया। और फिर वहां पर सरकार में परिवर्तन हुआ, और एकनाथ शिंदे जो हैं उन्होंने सरकार बनाई वहां पर। माफ कीजिए, 30 जून को उन्होंने रिजाइन किया, 30 जून 2022 को शपथ ली थी एकनाथ शिंदे ने। तो अब भाजपा, एकनाथ शिंदे, और उसके बाद जून 2023 के अंदर, जुलाई 2023 में स्प्लिट हुआ नेशनल एनसीपी के अंदर, और अजीत पवार कुछ विधायकों को लेकर बाहर आ गए, और उन्होंने भी सरकार को लेटर ऑन ज्वाइन कर लिया। तो इस प्रकार से जो पहले मिलकर चुनाव लड़े थे वो आमने सामने हैं। जो पहले आमने सामने होकर चुनाव लड़ रहे थे वो अब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जी। भारतीय राजनीति का जो है वो, महाराष्ट्र जो है वो एक बड़ा टिपिकल उदाहरण है कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और फोज इन पॉलिटिक्स। यानी कि राजनीति में कोई स्थायी रूप से शत्रु या मित्र नहीं होता है। ये महाराष्ट्र की पिछले 5 साल की राजनीति ने भी बताया। तो अब क्या होने जा रहा है महाराष्ट्र में, खासकर हरियाणा विधानसभा चुनावों के उलटफेर भरे परिणामों के आने के बाद? क्या लगता है मनोज जी आपको, अभी मौजूदा स्थिति, अभी तो जो कोलिशन है दोनों के दोनों आपस में सीट बंटवारे की बात चल रही है, तो पहले शुरू करते हैं वहीं से कि आपको क्या लगता है कि दोनों तरफ में सीटों का बंटवारा आसानी से हो जाएगा या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, इस पे तो चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये चीज समझ लेना चाहिए। पिछले 3 दशकों में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। जैसा आपने कहा अरुण जी, कि जो पहले मित्र दल थे वो आज कहीं ना कहीं आमने सामने खड़े हैं। बात चाहे एनसीपी की हो या बात चाहे शिवसेना की हो, पिछले 3 दशकों में देखा जाए तो ऐसी राजनीति महाराष्ट्र की, जो इतनी उलझी हुई राजनीति में कहूं, वो पहले देखने में नहीं आई। इसलिए यह कहना इस बार कि किसी की हवा है, किसी के खिलाफ हवा है या किसी के पक्ष में है, कहना मुश्किल है।
हरियाणा के विधानसभा चुनाव ने एक बात साबित कर दी है कि जनता के मन में क्या है उसे भांप पाने में मीडिया एक तरह से असफल होता रहा है। और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की जीत ने जितने विश्लेषक थे उन सभी को चौंकाया है। तो मैं ये मानता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरह से बदली है उसको लेकर कोई इस तरह का पक्ष और विपक्ष में कहना फिलहाल मुश्किल है। क्योंकि अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो बीजेपी के नेतृत्व में वहां पर एक सरकार है। ठीक है, गठबंधन बीजेपी ने बनाया वहां पर, शिंदे साहब टूट कर आए और शिवसेना शिंदे साहब के नेतृत्व में वहां पर सरकार चला रही है, और भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी का एक धड़ा जो अजीत पवार का है उस सरकार में शामिल है। एक ये तस्वीर है, उसको लेकर तमाम तरह की राजनीति भी सामने हो चुकी है, उभर के आ चुकी है। महाराष्ट्र की जनता के मन में क्या है इसको लेकर हाल में जो लोकसभा चुनाव हुआ इस साल का, उसको हम ये मान सकते हैं कि एक प्रकार से जो जनादेश आया उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि ठीक है कुछ सीटें महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाला शिवसेना है या कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की एनसीपी, इसके गठबंधन को कुछ सीटें ज्यादा मिली। लेकिन अगर देखा जाए तो मुकाबला बहुत एक तरफा नहीं था, कुछ सीटों पे बीजेपी को नुकसान हुआ। बात सही है कि सहानुभूति कुछ उद्धव ठाकरे जी के बारे में मानी जाती है, लेकिन उसके अलग अलग कारण हैं। शिंदे साहब भी बताते रहे कि उद्धव साहब ने उनके साथ क्या करा, और उद्धव जी भी बताते हैं कि शिंदे साहब ने क्या करा। तो वो राजनीति शिवसेना की जो है वो एक अलग है। ये बात सही है, ऐतिहासिक रूप से तथ्य सही है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जब तक मिलके चले तो एक शक्ति के रूप में थे। मुझे इस बात को कहने में कहीं हर्ज नहीं है कि बड़े भाई छोटे भाई के जो रिश्ते थे बाला साहब ठाकरे जी के समय में और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के समय में, उसने महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो राष्ट्रवादी राजनीति थी उसे एक ताकत दी थी, उसे एक शक्ति दी थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे जी ने जब कमान संभाली और उसके बाद शिंदे जी ने शिवसेना को तोड़कर एक अलग शिवसेना बनाई अपनी, उस पर दावे किसके सही है किसके गलत है इसमें मैं नहीं जा सकता क्योंकि मामला कोर्ट में है। लेकिन एक शिवसेना का नेतृत्व उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं, दूसरी शिवसेना शिंदे साहब के पास है जो मुख्यमंत्री हैं इस समय, और शिवसेना का विभाजन हुआ। जाहिर तौर पर एक ये बड़ा मुद्दा है। अगर विभाजन की बात की जाए तो शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी उसमें भी टूट हुई और उनके भतीजे अजीत पवार अपने धड़े को लेकर अलग हो गए, वो भी शिंदे जी के साथ आज उस गठबंधन सरकार में शामिल हैं। तो जो महाराष्ट्र की राजनीति को जो दल प्रभावित करते थे शिवसेना और एनसीपी, इस बार वो दोनों टूटे हुए हैं। एक धड़ा कांग्रेस के साथ है और एक धड़ा बीजेपी के साथ है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, इन दो क्षेत्रीय दलों में जो टूट हुई उसके जरिए आगे की राजनीति को अपने अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रही हैं। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस वहां पर हैं, तमाम बीजेपी के नेता हैं, नितिन गडकरी जी बीजेपी के वहां से आते हैं। बीजेपी के पास एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है महाराष्ट्र में। हालांकि आंतरिक तौर पर मैं कहूं तो कुछ सवालात भी हैं बीजेपी को लेकर, जो जिस तरह की राजनीति पूर्व में हमने बीजेपी में होती देखी, लेकिन इस तरह के सवाल हर किसी दल में हैं। तो मैं ये कहता हूं कि इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में दो गठबंधन आमने सामने हैं, ये बात सही है। लेकिन जनता के अगर मन की बात के हिसाब से मैं कहूं तो महाराष्ट्र की राजनीति मुझे उलझी हुई नजर आ रही है। कौन सा गठबंधन भारी पड़ेगा कौन सा नहीं पड़ेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। एक महाराष्ट्र में हम दिलचस्प ट्रेंड देख रहे हैं मनोज जी कि जो कि थोड़ा जो राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड चल रहा है उससे अलग है। जैसे हमने हरियाणा के अभी चुनावों में देखा और कि क्षेत्रीय पार्टियां धीरे धीरे सिमट रही हैं और जो राष्ट्रीय दल हैं, अगर हम उत्तर भारत की बात करें, दक्षिण भारत में निश्चित रूप से जो क्षेत्रीय दल हैं उनका काफी प्रभाव है। लेकिन कमोबेश धीरे धीरे हम एक ब्रॉड ट्रेंड पूरे देश में देख रहे हैं कि पिछले हम 2-3 दशक की अगर राजनीति देखें तो क्षेत्रीय दल सिमट रहे हैं, जो राष्ट्रीय दल हैं वो उनका एक तरीके से विस्तार हो रहा है। और ये सिर्फ लोकसभा ही नहीं, राज्य के स्तर पर विधानसभा चुनावों में भी हरियाणा इसका ताजा एग्जाम्पल है जिसमें कि कई क्षेत्रीय पार्टियां वहां की
जो है वो उनका अस्तित्व बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। महाराष्ट्र में लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो क्षेत्रीय दल है, मैं एनसीपी को भी एक प्रकार से महाराष्ट्र का क्षेत्रीय दल ही मानता हूं। तो एनसीपी और शिवसेना के दोनों धड़े, एनसीपी के दोनों धड़े और शिवसेना के दोनों धड़े, ये एक बड़ी भूमिका जो है वो निभा रहे हैं। और कमोबेश ऐसा माना जा रहा है कि दोनों, जो भाजपा है वो लगभग 150 सीटों के आसपास जो है वो चुनाव जो है उस पर 150 160 के आसपास शायद चुनाव लड़ेगी उस पर जो है। तो एक मेजर चंक जो है वो और बिना किसी वहां के बिना क्षेत्रीय दल के सपोर्ट के फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी अपने सर पर वहां सरकार बनाने की स्थिति में। तो आप इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं महाराष्ट्र के नजरिए से? देखिए, ये बात सही है कि अब जनता स्पष्ट जनादेश देती है, और आमतौर पर देखने में यह आ रहा है कि जो राष्ट्रीय दल हैं उनके प्रति जनता का एक झुकाव साफ तौर पे नजर आता है, चाहे वो विधानसभा की राजनीति हो या लोकसभा चुनाव की बात हो। और हाल के वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन भारतीय राजनीति में आया है। अगर जनता जनादेश दे रही है तो क्षेत्रीय दल को भी जनादेश दे रही है। जैसा हमने जम्मू कश्मीर में देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीदों से अधिक सीटें मिली, 42 सीटें लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दम पे सरकार बनाई है, जबकि उसने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ और उम्मीदों से कम सीटें उसे मिली, लेकिन जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीटें अधिक दी। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू में अच्छा बहुमत मिला। इसी प्रकार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हमने जनादेश में देखा कि दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी थी वो साफ हो गई, जो ओम प्रकाश चौटाला जी का दल था वो भी साफ हो गया, और भी जो छोटी छोटी पार्टियां थी हरियाणा में वो भी साफ हो गई, और जनता ने एक स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में दिया। ये एक स्पष्ट ट्रेंड है। अगर आप उड़ीसा में देखें तो बीजेपी को पहली बार वहां पर जनादेश पूरा मेजोरिटी के साथ मिला। तो एक स्पष्ट है कि जनता एक अब स्पष्ट जनादेश दलों को देती है। जहां तक तेलंगाना में टीआरएस जो बाद में बीआरएस हो गई, उसको बाहर करके कांग्रेस को सत्ता मिली। जी बिल्कुल, अगर बात टीआरएस की जाए तो वहां भी टीआरएस को भी नुकसान हुआ। ऐसे हम अलग अलग राज्यों में अगर चिंतन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम ये पा रहे हैं कि छोटे दलों से अब जनता का एक प्रकार से मोहभंग हो रहा है, या वो इस तरह की भारतीय राजनीति में चाहते हैं कि किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिले। हम कह सकते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपना विस्तार करके दिखाया है। आम आदमी पार्टी की कार्यशैली अच्छी है या बुरी है, इस पर डिबेट अलग हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी का दिल्ली से निकलकर पंजाब में विस्तार किया, गोवा में विस्तार किया, जम्मू कश्मीर में भी सीट उन्हें मिली। तो मैं ये मानता हूं कि भारत का जो इस समय मतदाता है वो किसी भी राज्य में स्पष्ट जनादेश के पक्ष में है, वो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय दल हो। देखने में यह आता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो राष्ट्रीय दल हैं या तो वो सफल हो रहे हैं राजनीति में फिलहाल, या फिर बीजेपी अपने दम पर उन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं पिछला एक दशक या 1.5 दशक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन का या भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में जनादेश हमें देखने को मिल रहा है देश में अलग अलग राज्यों में। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में यह बात ठीक है कि एक तरह से अगर कहा जाए तो शिवसेना वहां पर एक ताकत रही है, वो चाहे उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व की शिवसेना हो या एनसीपी के शरद पवार जी के नेतृत्व वाला एनसीपी दल हो। ये क्षेत्रीय पार्टियां ताकतवर रही हैं और पिछले 3 दशकों में इन पार्टियों ने अपनी ताकत को दिखाया भी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ एनसीपी के उभार के कारण, और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ एक बड़ी ताकत बनकर पिछले 3 दशकों में महाराष्ट्र में उभरी है। ये एक सच्चाई है। लेकिन मैं महाराष्ट्र की राजनीति को छोटे छोटे दलों से ज्यादा, करीब 10-11 परिवार वहां पर ऐसे हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति को एक प्रकार से नियंत्रित करते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग पॉकेट्स हैं, अपने अपने क्षेत्र हैं। शरद पवार जी का परिवार हो या बाला साहब ठाकरे जी के जो विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं उद्धव ठाकरे जी का परिवार हो, या फिर बात नारायण राणे की जाए या देशमुख परिवार की जाए, शिंदे परिवार की जाए, भुजबल परिवार की जाए, या ऐसे तमाम नेता महाराष्ट्र की राजनीति में हैं जो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने क्षेत्रों में, कुछ पॉकेट्स में, कुछ क्षेत्रों में महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करते हैं। ये बीजेपी में भी हैं, ये कांग्रेस में भी हैं, ये एनसीपी में भी हैं, ऐसे नेता शिवसेना में भी हैं।
तो हमें एक बात ये मान के चलनी पड़ेगी कि जो हम क्षेत्रीय दल या छोटी पार्टियों की बात कर रहे हैं, दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में जो नेता हैं, जो उसका नेतृत्व करते हैं, वो चाहे किसी भी दल में हो, वो उसको प्रभावित करने की अपने अपने स्तर पर एक ताकत रखते हैं, हैसियत रखते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति अपने आप में बहुत उलझी हुई है, लेकिन महाराष्ट्र का मतदाता जो है, अगर आप पूर्व के चुनाव देखें तो बेहद संवेदनशील भी है और समझदार भी है, देश की जन भावनाओं को भी समझता है, राज्य की प्राथमिकताओं को भी समझता है, और उस हिसाब से अपना जनादेश देता है। जी। आपको क्या लगता है कि इन चुनावों के अंदर हिंदुत्व जो है वो एक मुद्दा रहेगा? क्योंकि शिवसेना जब इनिशियली बनी थी, और जो वहां पर क्या कहते हैं, तो हिंदुत्व एक उसका आधार था। अब ये बड़ी एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई, वहां के उद्धव ठाकरे उस कांग्रेस के साथ चले गए जिसको कि मुस्लिम तुष्टीकरण का दोषी माना जाता था। बाला साहब ठाकरे जो है उन्होंने जो शिवसेना को खड़ा किया, उसका एक प्रमुख जो था कांग्रेस का विरोध था, उसका आधार जो है। और कांग्रेस विरोध केवल विरोध करने के लिए नहीं, कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति थी उसके विरोध में शिवसेना ने एक ऑल्टरनेटिव वहां पर देने का जो है वो प्रयास किया, और बाद में उसी कांग्रेस के साथ मिलकर वो सरकार बना लेते हैं। लेकिन अभी हमने हाल में देखा, जैसे कि औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक जो AMIM, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी, उन्होंने जिस प्रकार का मार्च किया, वहां पे जिस प्रकार के बड़े प्रोवोकेटिव नारे लगे, और हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। और मुस्लिम्स की एक बड़ी पॉपुलेशन है, और हिंदू मुस्लिम का प्रश्न वहां पे रहता है, ध्रुवीकरण होता है वहां पर। तो आपको क्या लगता है कि इन चुनावों के अंदर क्या इस प्रकार का जो वोटों का ध्रुवीकरण है वो होगा, या हिंदुत्व का जी। फैक्टर जो है कुछ काम बिल्कुल, करे? जहां तक देखिए। जी जी। जी, देखिए वहां पर जहां तक अगर मैं बात करूं, शिवसेना की बात की जाए तो निश्चित तौर पर शिवसेना का विभाजन, उसने एक महाराष्ट्र की राजनीति को बुरी तरह प्रभावित किया है, और उसके अपने अपने कारण हैं। शिंदे साहब की अपनी बातें हो सकती हैं कि उद्धव ठाकरे जी ने उनके साथ क्या कहा, या उद्धव ठाकरे जी का अपना पक्ष हो सकता है कि शिंदे ने क्या करा, गठबंधन ने किसके साथ क्या करा, ये जनता के सामने सामने है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि शिवसेना के विभाजन के कारण कहीं ना कहीं दोनों को ही नुकसान हुआ है। अगर मैं पिछले दिनों जब मेरी मुलाकात उद्धव ठाकरे जी से हुई थी, उनको भी इस बात का दर्द था कि भाई ये गठबंधन क्यों टूटा और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उनका अपने पक्ष हैं, लेकिन उन्होंने एक बात ये कहा जिससे मुझे एक उम्मीद की किरण भी लगती है कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है। ये जो दिलों की दूरी होती है वो कभी भी मिट सकती है, भारतीय राजनीति में ऐसा हुआ है। लेकिन उद्धव साहब की दो बातें उन्होंने कहा कि एक तो सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर जो निजी हमले किए गए, उनके बेटे को जिस तरह से निशाना बनाया गया, उसको लेकर उनको बहुत ज्यादा पीड़ा है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैंने हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ा, राष्ट्रवाद को कभी नहीं छोड़ा। ठीक है, हमारा बीजेपी से नहीं बनी, हमने रास्ता अलग कर लिया, या बीजेपी ने जो कुछ किया। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में, वो शिवसेना के नेतृत्व को लेकर भी एक प्रकार से जनादेश हमें देखने को मिलेगा। कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ मामला हुआ और जो उभर के सामने आया कि शिंदे साहब को चुनाव आयोग ने तीर कमान नाम सब शिंदे जी को दे दिया, उसको लेकर भी उद्धव ठाकरे जी ने तमाम सवाल उठाए और उसे न्याय संगत नहीं माना। तो मुझे लगता है कि अब ये जनता के दरबार में मुद्दा है कि शिवसेना का असली वारिस कौन है। ये बात सही है कि बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र के कारण उद्धव ठाकरे जी के प्रति एक सहानुभूति महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। ये छुपी हुई बात नहीं है, ये लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली। और वैसे भी आप लोगों से बात कीजिए महाराष्ट्र के लोगों से, तो वो मानते हैं इस बात को कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली जो शिवसेना है, अगर वो बीजेपी के साथ चलती और वो एकजुट रहती, तो इस चुनाव में परिणाम दूसरा हो सकता है। ये वहां के लोगों का मानना है। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों का यह भी मानना है, जो विश्लेषक है उनका यह मानना है कि जिस तरह से शिवसेना में विभाजन हुआ है, उसके चलते कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को भी कुछ हुआ है, वैचारिक दृष्टि से भी, संगठनिक दृष्टि से भी।
और और अगर देखा जाए तो शिवसेना को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर शिंदे जी इधर हैं और उद्धव ठाकरे जी उधर हैं, तो कहीं ना कहीं वैचारिक दृष्टि से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जाहिर तौर पे ये सवाल बार बार उद्धव ठाकरे के सामने भी आता है, उनसे भी पूछा जाता है कि आप जब हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो आप कांग्रेस के साथ क्यों खड़े हैं? ये सवाल उद्धव ठाकरे जी से पूछा जाता है। लेकिन उद्धव ठाकरे जी के इस पे अपने तर्क हो सकते हैं, अपनी बात हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा और शिवसेना जो एकजुट गठबंधन था, उसको हमेशा अपना, मैं कहूंगा, जनादेश दिया। और हमने 3 दशकों में देखा कि एकजुट शिवसेना और भाजपा जब मिलकर महाराष्ट्र में चले तो दोनों का ग्राफ बढ़ा। तो कहीं ना कहीं ये देखने में आता है अरुण जी कि इस बार के चुनाव में शिवसेना का विभाजन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। जी। एक जो है वो प्रश्न और ये उठ रहा है कि कांग्रेस के लिए इस चुनाव के अंदर क्या इम्प्लीकेशन होंगे, आप मतलब कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस वहां पर पिछले विधानसभा चुनावों के बनिस्बत बेहतर रहने वाली है। और दूसरा ये है कि क्या कांग्रेस जो है अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो जैसी कांग्रेस की आदत है कि उसके बाद अ, वैसे आजकल तो खराब परफॉर्मेंस रहने पर भी जो है कांग्रेस एरोगेंट जो है वो व्यवहार करती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने किया कि वो सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए इसके जो है क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, और बीजेपी के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर बेसिकली इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल है भारत का एक प्रकार से, जो मुंबई मुंबई है। और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है बेसिकली जो है। और तो और वो एक पूरा राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा संकेत देगी। तो जो भी चुनाव परिणाम आते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए इसके क्या इम्प्लीकेशंस होने वाले देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, महाराष्ट्र में जब विपक्ष में बिखराव की राजनीति होती है, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी लेती है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ महाराष्ट्र में मिला, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर बात मैं करूं तो जो हमारा अनुसूचित जाति वोट है वो अच्छा खासा है। कई पॉकेट्स में मुस्लिम भी एक निर्णायक भूमिका महाराष्ट्र के चुनाव में निभाते हैं, और कांग्रेस का अपना एक पुराना आधार भी महाराष्ट्र में रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता या तो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, या फिर कांग्रेस के नेताओं ने शरद पवार की शरण ली है। लेकिन हाल के चुनाव में अगर देखने में यह आया है कि कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर जो अपना गठबंधन बनाया है, शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे के साथ, उसका फायदा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिला है। अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो चुनाव हारती है, लेकिन शिवसेना और उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना का अगर साथ कांग्रेस पार्टी को मिला है तो उसमें फायदा कांग्रेस पार्टी को ज्यादा हुआ है, शिवसेना और एनसीपी को उतना फायदा नहीं हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति चूंकि गठबंधन की राजनीति है, और एनसीपी और शिवसेना दोनों में ही विभाजन हुआ है पूर्व में, उसके चलते जाहिर तौर पे उद्धव ठाकरे जी हों या शरद पवार जी हों, उनको कांग्रेस पार्टी के साथ ही गठबंधन में जाना पड़ेगा। ये देखने वाली बात है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर का चुनाव हमारे सामने है, कि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू में चुनाव करीब 37 सीटों पर चुनाव लड़ा है जम्मू कश्मीर में, मैक्सिमम उसमें जम्मू की सीटें थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तगड़ी हार का सामना जम्मू कश्मीर में बीजेपी के हाथों करना पड़ा है। ये एक सच है। और अगर हम बात क्षेत्रीय पार्टी एनसीपी की करें तो उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है कि इस चुनाव में उद्धव ठाकरे जी का प्रदर्शन बहुत अच्छा हो सकता है एनसीपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन कांग्रेस को उम्मीदों के मुताबिक शायद सीटें ना मिले। लोकसभा चुनाव परिणाम की बात अलग थी, क्योंकि जनता राष्ट्रीय स्तर पर वोट देती है, तो कांग्रेस पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में फायदा हुआ। लेकिन जब बात राज्य की आएगी तब बात उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व की आएगी, जब बात महाराष्ट्र की आएगी तब बात शरद पवार के नेतृत्व की आएगी। और उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व और शरद पवार जी का जो नेतृत्व है, उनकी जो नेतृत्व वाली पार्टियां हैं, उनके साथ ही मिलकर कांग्रेस पार्टी को कुछ सफलता मिलेगी तो मिलेगी, वरना कांग्रेस अगर अकड़ की राजनीति महाराष्ट्र में करेगी तो उससे पूरे गठबंधन को नुकसान होगा। जिस प्रकार से हरियाणा में कांग्रेस ने
एक तरफा राजनीति करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की हार से सबक कुछ लिया है और गठबंधन दलों को साथ लेकर चलने की कैसे वो कोशिश करती है। और भाजपा के लिए क्या इम्प्लीकेशंस होंगे अगर मान लीजिए हम दोनों सिनेरियो लेकर चलते हैं कि एक सिनेरियो देखिए। ये है कि वापस पावर में आते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, दूसरा ये है कि नहीं वैसा परफॉर्मेंस मान लीजिए हो पाता और सत्ता में जो है नहीं आ, या परफॉर्मेंस ठीक भी रहा लेकिन जो, क्योंकि मुझे लगता है कि जो शिवसेना का जो एकनाथ शिंदे वाला जो ग्रुप है और जो एनसीपी जो है, एनसीपी को तो मैं विशुद्ध रूप से अजीत पवार वाली जो है वो लाइबिलिटी मानता हूँ बेसिकली जो है इस समय। और क्योंकि अजीत पवार की अपनी छवि भी बहुत खराब है और वो तो भ्रष्टाचार के पोस्टर बॉय रहे हैं जो है, तो उसको साथ लेना और वो एक मुझे लगता है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी गले से उतारना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। तो खैर राजनीति के अपने कंपल्जन्स होते हैं, हम लोग तो बाहर से बैठ के उस पर कमेंट ही कर सकते हैं। तो लेकिन ये एक जो है स्थिति है, तो बीजेपी के लिए जो है वो क्या इम्प्लीकेशंस जो हैं वो होने वाले हैं जो है इसके, जो भी परफॉर्मेंस रहता है क्या राष्ट्रीय स्तर पर जो है, क्योंकि इसके बाद फिर दिल्ली के चुनाव भी आने हैं और फिर भारत तो एक तरीके से चुनावों का देश है, यहाँ जब तक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होगा तब तक चुनाव चलते ही रहेंगे। तो क्या लगता है जी आपको बीजेपी के लिए क्या लेसन्स होंगे या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या प्रभाव होगा? देखिए, महाराष्ट्र में जैसे आपने कहा कि आर्थिक राजनीति है महाराष्ट्र, तो अगर मैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से कहूं या राजनीति के लिहाज से कहा जाए तो महाराष्ट्र का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुजरात महाराष्ट्र से लगता हुआ राज्य है, जहां से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का गृह प्रदेश है। और यह माना जाता है कि महाराष्ट्र की खासतौर से जो मुंबई की आर्थिक आर्थिक एक प्रकार से शक्ति है, वो कहीं ना कहीं गुजरात के लोग भी खासा प्रभावित करते हैं उसको। जो वहां का कारोबार है उसमें गुजरातियों का भी अपना एक हिस्सा है, अपना एक प्रतिनिधित्व उनका उभर के सामने आता है। तो गुजरात खासा प्रभावित करता है महाराष्ट्र के आर्थिक तंत्र को, राजनीतिक तंत्र को भी, इसे कहने में हमें संकोच नहीं है। लेकिन बीजेपी का जिस तरह से सवाल हाल के लेकर उठे हैं, खासतौर से महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को भी देना पड़ता है। खासतौर से शिवसेना का गठबंधन टूटा तो क्यों टूटा, शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया तो कैसे बनाया, ये सवाल उठते हैं और इसका सामना बीजेपी के नेताओं को भी करना पड़ता है। इसी प्रकार क्या अजीत पवार, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा दाग माने जाते हैं, उनको शामिल करना गठबंधन में, उनका साथ लेना क्यों जरूरी था? अजीत पवार को लेकर लगातार बीजेपी पे सवाल, बीजेपी नेतृत्व पे उठे हैं। पूर्व में भी उसको लेकर सवाल उठे और जाहिर तौर पर अब जब महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव होगा तो इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी देना पड़ेगा कि भाई अजीत पवार को आपने क्यों लिया, कि उन पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप स्वयं भाजपा के नेता लगाते थे। इसी प्रकार उद्धव ठाकरे और शिंदे जी के बीच जो राजनीति चली, उसका भी असर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, राजनीति को प्रभावित करता रहा है। हमने देखा पिछले एक साल में जो कुछ हुआ। एक बात साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तमाम विकास योजनाएं महाराष्ट्र में केंद्र सरकार ने दी हैं। तमाम योजनाओं का उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ है, शुरू हुई है, विकास अपनी जगह है। लेकिन जो महाराष्ट्र की राजनीति का संवेदनशील पक्ष है, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो भी एक गंभीर विषय है। उसका जवाब कहीं ना कहीं अगर बीजेपी ढूंढ लेगी, बीजेपी उसकी काट कर लेगी, तो जाहिर तौर पे बीजेपी को इसका फायदा होगा। लेकिन अगर बीजेपी को के नेताओं ने इसको हल्के ढंग से लिया तो उसका नुकसान हो सकता है। साथ ही अगर बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स की मैं बात करूं तो बीजेपी को भी एकजुट बीजेपी के रूप में काम करना भी पड़ेगा और दिखना भी पड़ेगा। ठीक है, हरियाणा की जीत आपको मिल गई, हरियाणा में बीजेपी जीत गई, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति इतनी स्पष्ट नहीं है, इतनी साफ नहीं है। उसमें एक बीजेपी को एकजुट बीजेपी के रूप में भी दिखना पड़ेगा और बीजेपी को गठबंधन के रूप में भी उसको एक सफल नेतृत्व देना पड़ेगा। ये शिंदे साहब नहीं कर पाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को ही करना पड़ेगा। शिंदे साहब ठीक है मुख्यमंत्री बना दिए गए, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में चले,
कैसे चले। बड़ा दल होने का कारण उसका नेतृत्व बीजेपी को अपने हाथ में रखना होगा। आप ये कह के नहीं बच सकते कि अजीत पवार जी की अपनी पार्टी है, शिंदे जी की अपनी पार्टी है। उन पूरे गठबंधन की जिम्मेदारी बड़े दल पर आती है। इसलिए चाल चलित चेहरा तीनों भारतीय जनता पार्टी को अपने गठबंधन का चुनाव प्रचार में उतरने से पहले वहां की जनता के सामने रखना होगा। कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब बीजेपी को ढूंढने होंगे, देने होंगे। अरुण जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। चर्चा को आज यहीं पर रोकते हैं, और अभी जो है चुनावों में समय है। अभी हम झारखंड पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि झारखंड में भी चुनाव है। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में झारखंड पर चर्चा करें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। मनोज जी, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला और दर्शकों के साथ जो है इतनी अच्छी जानकारी साझा की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी मिलेंगे नए बहुत विषय बहुत के साथ। शुक्रिया। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अरुण जल्दी जी। मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।